first and foremost, thank you very much for accepting our invite and sharing your views on this topic, especially when it comes to best cadets. There is very less amount of information present in the open forum, especially on the Yes. internet, which one can get access to. So this is our small step to bridge that gap. So we'll start so tell us something about yourself, how you came into NCC, why did you make a decision to opt for NCC? Yes, sir. First of all, I'm really grateful that you gave me this opportunity to come up and speak. I'm leading Cadet Isha Udawat from Vanraj Naval Unit, Rajasthan Directorate. I'm from Pali district of Rajasthan, which is located in the Marwar region. And right now, I'm pursuing my bachelor's degree in arts from Udaipur. I'm in my second year of NCC and my college as well. So it is quite an irony. If you'll ask me why did I join NCC, I didn't want to join NCC. So my schedule used to be very hectic. My sports and studies. तो मेरा टाइम यूजुअली वहीं डिवाइडेड रहता था, स्पोर्ट्स एंड स्टडीज एंड नथिंग मच एट ऑल. सो मेरी जो एल्डर सिस्टर थे उन्होंने 2022 में आरडीसी करा था एज अ बेस्ट कैडेट एंड शी सिक्योर्ड 4th रैंक. बट उस टाइम भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आई जस्ट न्यू दैट शी वेंट फॉर आरडीसी कैंप एंड नथिंग एल्स. तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था. तो उन्होंने मुझे कहा था कि ईशा कॉलेज में इफ यू गो एंड देन प्लीज ज्वाइन एनसीसी. तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था. देन जो एयरफोर्स और आर्मी विंग के एनरोलमेंट हो चुके थे एंड जस्ट राइट बिफोर नेवल विंग्स इंटरव्यू वो एक दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा कि तूने कुछ ज्वाइन नहीं किया. मैंने कहा नहीं मेरे पास ये परेड वरेड करने का टाइम नहीं है. फर्स्ट थिंग वाज ऑन माई माइंड वाज कि एनसीसी इज ऑल अबाउट परेड. तो मेरे ऐसा माइंड में था कि नहीं मुझे परेड वरेड में इतना टाइम नहीं दे सकती. तो उन्होंने कहा कि अरे इट इज नथिंग लाइक दैट एंड देन शी टोल्ड मी समथिंग अबाउट हर इवेंट दैट इज आरडीसी. सो शी टोल्ड मी दैट जस्ट गो फॉर इट, जॉइन इट. इफ यू डोंट फील लाइक यू कैन गिव टाइम टू इट देन छोड़ देना. तो मैंने कहा ओके दैट्स फाइन. तो जस्ट नेक्स्ट डे था तो मैं गई. फर्स्ट टेस्ट वाज हमारे वहाँ पे सिलेक्शन में फिजिकल टेस्ट था. इट वॉज एज आई वॉज एन एथलीट तो इतना कुछ टफ लगा नहीं था. तो फिजिकल टेस्ट, then written test, then interview. So everything went well and I was enrolled in Vanraj Naval Unit. Then after that, it was my super seniors. They were like one of the best super seniors I would call. तो उन्होंने ऐसे हमारे क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट एंड सम बियॉन्ड एनसीसी उन्होंने हमें कुछ ऐसे गाइडेंस दी, लाइफ लेसन्स. सो आई थॉट कि ओके दिस इज समथिंग आई कैन गिव माई टाइम टू. मुझे यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. इट विल हेल्प मी टू एनहांस माई नॉलेज. And that's how I got enrolled in NCC. That's really nice. How at times our perceptions stops us from taking such leaps, but that's great. At least your sister motivated you and you took that leap, and I'm quite confident that now you don't regret your decision at all. Definitely not. So coming down to the next question, why RDC? So one was that motivation part. Okay, your sister recommended you to opt for RDC, but at times you have to give a whole lot of time to RDC. Your studies comes at risk, or why RDC then? Yes sir. So as I told you about my super seniors, so they were discussing us with the camps के उन्होंने कौन कौन से कैंप करे हैं एंड वनराज में क्या क्या अचीवमेंट्स है. सो दे टोल्ड अस दैट आरडीसी कैंप था तो उनमें जो 2 कैडेट्स थे, 2 बेस्ट कैडेट्स थे और दोनों वनराज यूनिट से थे. सो एक बार के लिए स्ट्राइक हुआ कि ओके माय सिस्टर हैज आल्सो डन द सेम. सो आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस कैंप. सो आई सर्च्ड ओवर द इंटरनेट के क्या है ये बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन एंड आई कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर कि आपने क्या क्या करा था और क्या क्या इवेंट्स होते हैं. मैंने उसके बारे में जस्ट एज अ जनरल इन्फो कि व्हाट इज दिस जो इतना हाइप बना हुआ है बेस्ट कैडेट. सो आई वांटेड टू नो अबाउट इट. तो मैंने सर्च किया एंड देन आई गॉट टू नो कि ओके यहाँ पे इट इज नॉट जस्ट ड्रिल. वहाँ पे हमें पढ़ाई, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों से भी कंटिन्यूसली इन टच रहना पड़ेगा. तो मैंने सोचा ओके दिस इज द कैंप. आई थिंक माई सेल्फ इट इज परफेक्ट फॉर मी. दैट विल हेल्प मी टू चेंज माई पर्सनैलिटी, to be more outspoken, to have more interaction with officers and something like that. So I in the back of my mind from first year only मैंने decide कर लिया था कि अगर मुझे कोई कैंप करना है एनसीसी में तो that is RDC camp and I will go just मेरी बहन से ऊपर अच्छा करना है बस. something like that. Never thought of first rank. बस ऐसा था कि ओके 4th में आना है, 4th से अच्छा परफॉर्म करना है. So एक ये मोटिवेशन था कि ऐसा कुछ करना है, इसलिए I opted for RDC. Nice. So tell us something about RDC camp, the duration, the different streams, especially from the point of view of a newly enrolled cadet.
How would you describe RDC? सर न्यूली एनरोल्ड कैडेट का एक बार के लिए तो मन में यही रहता है कि रिपब्लिक डे कैंप, दैट इज परेड। यूजुअली हमेशा फोकस परेड पे ही रहता है, दैट इज द 26 जनवरी जो कर्तव्य पथ पे होती है। तो यूजुअली मेन फोकस वही रहता है। बट एज जैसे जैसे आप टाइम के साथ सेकेंड ईयर में आते हो, आपको पता चलता है कि इट इज नॉट जस्ट दैट थिंग, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। शुरू में आपकी यूनिट आपको इन्फॉर्म करती है कि देयर आर पर्टिकुलर सीट्स इस इवेंट के लिए। शुरू में तो हमें यूनिट से तो ऐसे भेजा जाता है कि इतनी पर्टिकुलर सीट्स है, दोज हु वांट टू गो फॉर आरडीसी जस्ट गो। एंड आफ्टर एट पीआईजीसी हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐसे बाइफरकेशन होता है कि फ्लैग एरिया है, ये इवेंट है, पीएम रैली है, गार्ड ऑफ ऑनर है, ये अलग अलग इवेंट्स है, कल्चरल इवेंट भी। तो आप इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेस्ट कैडेट के लिए एक अलग ऐसा होता है कि बेस्ट कैडेट इज अ इवेंट जो कि इंडिविजुअल इवेंट है, एक ही जना जा सकता है। कल्चरल इवेंट में एक पर्टिकुलर ग्रुप है, परेड के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो बेस्ट कैडेट इवेंट में आपकी एक ही सीट होती है। तो वहां से आप जाते हैं, पहले ग्रुप लेवल पे आप परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्टरेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में। और वहां पे सेम क्राइटेरिया, वहां जाकर भी कॉम्पिटिशंस कंटिन्यूसली चलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के भी, इंटर डायरेक्टरेट कॉम्पिटिशन, परेड के लिए भी आपके वापस सिलेक्शन होते हैं वहाँ, कर्तव्य पथ के लिए, पीएम रैली के लिए। एंड देन आपका जो गार्ड ऑफ ऑनर है, बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन भी साइड बाय साइड एंड सब चलता रहता है। तो ये जनवरी पूरा हमारा उसी में ही जाता है सर। फ्रॉम 1 जनवरी टू अराउंड 28 हम उसी कॉम्पिटिशन्स के बीच में एंगेज रहते हैं। Now boiling down our discussion to specific to the best cadet, so उसके बारे में बताइए, like how one can opt for the best cadet unit level से up to the directorate level, and how selection procedure goes on, what are different kind of tests that are being conducted up to the directorate level. Basically just boil down to the best cadet specific. सर बेस्ट कैडेट वैसे तो पर्टिकुलर डायरेक्टरेट टू डायरेक्टरेट डिपेंड करता है कि हाउ दे conduct the test. जैसे for us, it started from 31st October, quite late from other directorates. But then सबसे पहले हमारा जैसे pre-IGC competition था, तो वहाँ पे it was open for everybody कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है they can. ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पर यूनिट एक ही कैडेट आएगा। जो हमारे OIC थे, विंग कमांडर मुदित चरसिया सर, he was very fair and very good person. उन्होंने सबके लिए ओपन रखा था कि whosoever wants to come up and you can give the test. तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट डे जाते ही अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि यू गाइज हैव टू कम एंड स्पीक ऑन एनी टॉपिक फॉर 1 minute. जस्ट ही गेव अस अराउंड हाफ एन आवर के तुम लोग प्रिपेयर करो कुछ भी और आके बोलो. ही जस्ट वांटेड टू चेक आवर कॉन्फिडेंस के वेदर समबडी इज दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक और नॉट. तो उन्होंने सबसे पहले वो टेस्ट कंडक्ट किया एंड देन एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया. उसके बाद उन्होंने कुछ कैडेट्स को साइड कर दिया जो नहीं बोल पा रहे थे. देन आफ्टर दैट उन्होंने एक रिटन टेस्ट लिया. रिटन टेस्ट में उन्होंने 1-2 दिन रिटन टेस्ट लिया और उसका एवरेज बनाया. दोज हु वर नॉट स्कोरिंग एट ऑल, फिर उन्होंने एज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर कंटिन्यू किया. उसके बाद वी हैड आवर फायरिंग टेस्ट. सो फायरिंग में ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी कैडेट्स का स्कोर रिटन में कम है लेकिन फायरिंग में दे आर वेरी गुड. सो दैट वाज आल्सो द क्राइटेरिया एज इट आल्सो इक्वली होल्ड 150 मार्क्स एज सेम एज द रिटन टेस्ट. तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक एवरेज बनाया एंड देन उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी कि ओके दीज आर द कैडेट्स हु आर, एक एवरेज बनाया इन फायरिंग, रिटन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. देन वी वर सेलेक्टेड फ्रॉम आवर PIGC and after that we were supposed to represent our group at the directorate level and वहाँ पर competitions conduct हुए and luckily हमारे OIC वहाँ पर भी वही थे. उन्होंने वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर से कंटिन्यू किया. एट ग्रुप लेवल आपका थोड़ा सा सॉर्ट हो जाता है, आप फिर रैंडमली सब लोग नहीं आ सकते, फिर वो पर ग्रुप आप एक एक बेस्ट कैडेट आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है. सेम प्रोसीजर वहाँ भी चला. हमारे रिटर्न टेस्ट कंडक्ट हुए, हमारे फायरिंग का भी एवरेज बना. ऐसा नहीं कि एक दिन की फायरिंग पे यू आर सेलेक्टेड. कंटिन्यूसली आपकी एक पूरे एंटायर कैंप फायरिंग होती है जो 10 days का ड्यूरेशन होता है. उसमें आपकी फायरिंग, रिटर्न सब बार बार टेस्ट होंगे एंड फिर आपका एक एवरेज बनेगा, आपका ड्रिल टेस्ट, और उनमें वो सारा ड्यूरेशन में आ जाता है. एंड आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाता है. IGC के बाद एक बार के लिए मोटा मोटा सिलेक्शन हो जाता है आपका. देन हमारे ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, दैट इज PRD1, PRD2, PRD3. उन सारे बेस्ट कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए कि ओके फर्दर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर किया जाता है. एंड लाइक व्हाट अबाउट दिल्ली में आके देन हर एक डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक कितने कैडेट आते हैं एंड व्हाट हैपेंस इन दिल्ली? सर दिल्ली में जैसे कि बेस्ट कैडेट देयर आर 17 डायरेक्टरेट्स, तो हर विंग से एक एक कैडेट, 1 SDSW आर्मी नेवी एयर, सो 17 फ्रॉम ईच विंग. एंड देन वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स का एक पर्टिकुलरली ऑलरेडी शेड्यूल होता है हमारा. जैसे जाते ही हमारा रिटन टेस्ट हो गया था ऑन 1 जनवरी. वी गेव आवर रिटन टेस्ट एंड उसके साथ हमारे जो कल्चरल इवेंट्स चलते हैं दैट गेव अस एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो हमें अप टू 50 मार्क्स हम बोनस पॉइंट
गेन कर सकते हैं। तो कल्चरल इवेंट्स हमारे साइड बाय साइड चलते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा इस बार ऐसा कुछ हुआ था कि हमें पर्टिकुलर ऐसा आया था कि इस डायरेक्टरेट पर्टिकुलर 2-3 डायरेक्टरेट दे दिया उन्होंने कि इस दिन इनकी डीएसटी होगी, तो उन डायरेक्टरेट को प्रिपेयर रहना, आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, यू गेट रेडी फॉर द डे एंड देन वो शेड्यूल लेट हो गया या फिर किसी कारणवश आपकी नहीं हो पाई, तो अगले दिन शिफ्ट हो जाती है। तो आपको ऐसे एक बार के लिए हर दिन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी डीएसटी हो सकती है और कभी भी हमारा कुछ हो सकता है। फायरिंग आपकी एक फिक्स डे शेड्यूल होती है जो हमें बाहर जाके रेंज बाहर होती है, तो हमें उस दिन जाकर फायरिंग टेस्ट तो सबका साथ में कंडक्ट हुआ था, डीएसटी अलग से हुई थी। एंड देन हमारा इस बार सबका एडीजी इंटरव्यू हुआ था। यूजुअली ऐसा होता है कि एडीजी इंटरव्यू डिपेंड करता है कि हु इज द ऑफिसर इन चार्ज, वो क्या चाहते हैं, सिर्फ टॉप 6 का लेना चाहते हैं या सबका लेना चाहते हैं। तो इस बार सबका एडीजी इंटरव्यू कंडक्ट करा था। तो एडीजी इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमें पर्टिकुलर थोड़ा सा ब्रेक मिला और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वी गॉट टू नो हु आर द टॉप 5 एंड देन we go for our DG interview and then after some days the result is being announced. Could you please shed some light on ADG interview and subsequently DG interview? किस तरीके से होता है, क्या होता है and what kind of questions are being asked? Yes sir. So ADG interview usually थोड़ा detailed interview होता है। As हम लोगों का like ADG interview आप सब कैडेट हर कैडेट को देना ही पड़ता है। DG interview में आप उसके बाद शॉर्ट हो जाते हैं because DG is very busy, वो सबको उतना टाइम नहीं दे सकते। तो एडीजी इंटरव्यू आपका एक थोड़ा सा डिटेल इंटरव्यू हो जाता है जो कि दैट होल्ड 300 मार्क्स, दैट इज आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो वहां पे आपसे मेरा इंटरव्यू जो था वो एंटायरली पर्सनल बेसिस पे था कि जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उसी में से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। यूजुअली कुछ लोग स्ट्रीम, उनके कुछ कैडेट्स की स्ट्रीम के ऊपर भी उनसे क्वेश्चंस किए गए, बट मुझसे ऐसा कुछ खास टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने करा नहीं। जस्ट अबाउट माई इंट्रोडक्शन, अबाउट माई स्पोर्ट एंड देन उन्होंने मुझसे बस एक मेरे एम से रिलेटेड कुछ पूछा था। एज आई टोल्ड देम दैट आई वांटेड टू बी अ आईएएस ऑफिसर एज एट द सेंट्रल लेवल, तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट 2 थिंग्स विल यू चेंज एज एन आईएएस ऑफिसर। तो वहां पे वो लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो जज करते हैं, बट रेदर देन दैट वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप जो बोल रहे हो डू यू मीन दैट। तो वो उस चीज पे आपको घुमाते रहते हैं। उनके साथ एक और थे जो ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपको थोड़े क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। वो आप जो बोलते हो उसके आप उसमें कुछ कमियां निकाल के आपको वापस क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप हेजिटेट हो रहे हो या फिर आपको डर लग रहा है बोलते हुए, ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छा इस बार जो एडीजी थे ही वाज वेरी नाइस। उन्होंने ऐसा कुछ करा, ही वाज वेरी नाइस विद अस। उन्होंने बहुत स्वीटली पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करा था। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि आफ्टर माई एडीजी इंटरव्यू, बिकॉज मेरा एडीजी इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी हो गया था, हमारे बाकी कैडेट से मुझे ज्यादा टाइम लग गया था। तो मुझे एक बार डर लगा कि अरे यार इन्होंने इतना घुमा दिया है, इतना पूछ लिया है, मे बी ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ मी। एक बार के लिए डाउट आया था, तो आई लॉस्ट द होप। आई डोंट नो अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट इतना कॉन्फिडेंट थी कि बाकी कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे आई विल गेट डीजी इंटरव्यू। तो वहां तक कॉन्फिडेंस था, बट ऐसा वो डर था कि मे बी आई विल स्कोर लेस मार्क्स बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा घुमा दिया था। देन डीजी इंटरव्यू में कुछ ऐसा हुआ था कि वी वर टॉप 5। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो डायरेक्टरेट का लेटर होता है, दैट इज जैसे राजस्थान का आर है, तो वो लास्ट में था। तो उन 5 कैडेट में सबसे लास्ट वाला इंटरव्यू मेरा था। तो जो फर्स्ट के 3 थे उनका इंटरव्यू थोड़ा अच्छा, मतलब अराउंड 10 मिनट्स कुछ चला होगा, एंड द 4th कैडेट था उसका थोड़ा सा कम, एंड माई इंटरव्यू वाज लाइक 5 minutes. I went there, I gave my half introduction. He asked me a question, the same question that was being asked by the ADG. That is, what 2 things will you change as an IAS officer? He asked the same question. So I was already prepared for that question. As soon as I answered that, he said, okay, Isha, thank you so much. All the best for your future. And I was shocked. I said, just this much? Was this all I waited for? And I was like, okay, he didn't like me at all. मुझे लगा कि इनको शुरू के कैडेट्स पसंद आ गए होंगे, उनको अच्छा लग गया होगा परफॉर्मेंस। मुझे उन्होंने इतना दिया ही नहीं कि नहीं, नॉट वर्दी टू गिव टाइम। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ओके, आई एम नॉट द फर्स्ट। होगा तो अगर सेकंड थर्ड होगा तो बाय लक सेकंड थर्ड हो सकता है, फर्स्ट तक नहीं लग रहा है। तो ये जरूर था। बट एंड इवन ऑन द डे ऑफ रिजल्ट डे, दैट इज 22nd को हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया था, एंड आई वाज स्लीपिंग इन माय बैरक बिकॉज आई वाज नॉट वेल। So I was being told कि cultural के trials चल रहे हैं, if anybody wants to give they can. So I thought okay, let's at least give cultural trial result. तो ऐसा लग ही रहा है कि इतना expected नहीं है. So I went for the culturals, and while I was going there, our ANO told us you can't participate for the culturals, and I was saying, ma'am, why? So she said, because you are selected for the best cadet. And I started, like, tears were in my eyes. I started crying. Okay, I actually got first position. I couldn't believe that, because आप एक बार के लिए सोचते हो ना कि आपका इंटरव्यू कैसा गया
और वैसा, बट एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं यार, फर्स्ट तो इट इज यार वेरी टफ, बिकॉज टिल नाउ राजस्थान से कोई भी फर्स्ट पोजीशन अभी तक नहीं आया था. सो एक बार के लिए मन में ये भी रहता है कि मे बी यूजुअली साउथ डोमिनेट करता है, as you all know, because South directorates have more command on the communication, their English speaking skills. So they usually stay confident about that. Although there's no such thing as कि English speaking skill is the must, but एक टैबू मन में रहता है कि okay, we are not good with that. So एक बार के लिए डर लगता है. So I couldn't believe that. Okay, first it is. That's so great. And like, what tips or points one aspiring cadets should keep in mind, or how would you guide someone? Like, thankfully you were having your elder sister who were guiding force for you, and other people, your seniors, were so good. They were conducting lecturates and all other things. But if someone wants to prepare on his or her own, then what path or what guidelines one should keep in mind? So I would say it is self-preparation. First thing is you have you have many guidance around you. जैसे कि as you said, my elder sister was there. Everybody was there. Even I had some of the best buddies who were always ready to help me. But the thing is, when it comes to you, Best Cadet is an individual event. You have to prepare it by yourself only. आपको कितने भी लोग आपकी help कर दे, at the end आपको prepare खुद करना है. जो आपका जो self discipline है वो आपका मैटर करेगा. एंड यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स. आपको सारी चीजें वहाँ अवेलेबल मिल जाती है. इवन फॉर द करंट अफेयर्स, एज फॉर द रिटन टेस्ट, हमें करंट अफेयर्स, हमारा कॉमन सब्जेक्ट एंड सर्विस सब्जेक्ट. तो सर्विस सब्जेक्ट एंड कॉमन, दैट इज द DGNCC प्रेसी. उसके बाहर कभी कुछ आता ही नहीं है. एंड फॉर द करंट अफेयर्स यू जस्ट गो थ्रू द मंथली करंट अफेयर्स और एनी मंथली मैगजीन. तो यूट्यूब हैज एवरीथिंग. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आराम से. एंड उसके अलावा अगर किसी को डाउट है तो वो आप पूछो जाके. People are always ready to help you. आप keep asking questions and self preparation as I told you. तो उसके अलावा उसके beyond कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि my sister was there, but she never guided me that much. She used to say, I used to ask her so many questions. Okay, what did you do? How it happened? She used to say, कैंप में जाओ सब हो जाएगा. She just used to reply that. So मैं सोचती थी कि अरे यार, घर पे बहन भी है, वो भी हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर क्या ही करें. तो मेरा तो मोस्टली ऐसा था कि टेक्नोलॉजी, गो टू द इंटरनेट, सर्च थिंग्स एंड देन क्लियर योर डाउट्स. तो आजकल तो सब कुछ अवेलेबल ही है. एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? उसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स वन मस्ट टेक केयर व्हाइल और ड्यूरिंग द इंटरव्यू? यस, इंटरव्यू में यूजुअली ऐसा होता है कि वी आर सपोज्ड टू प्रेजेंट आवर बेस्ट सेल्फ, लेकिन ऐसा नहीं है. We are not supposed to present our best self. We are supposed to present our real self, our normal self. आप ट्राई करोगे अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने का कि सर मैंने ये भी कर रखा है, मैं वो भी करता हूँ. डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस आप जब वहां बैठे हो तो उन्हें लगना चाहिए कि ओके, ये इंसान जो भी बोल रहा है दैट इज जेन्युइन. उसका थॉट प्रोसेस क्या है. और जैसे उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग माय करियर ऑप्शन के, व्हाट 2 थिंग्स यू वांट टू चेंज. तो एक बार के लिए बोलने को बड़ी बड़ी लाइन्स बोल दी कि आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, बट दे डोंट वांट टू नो व्हाट यू वांटेड टू बी. दे वांट टू नो कि आप एज एन IAS ऑफिसर क्या चेंज लाना चाहते हो. तो वो आपकी जो जेन्युइन चीज है वो चेक करते हैं. तो कीप थिंग्स रियल, डोंट मेक अप थिंग्स कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है. हमेशा अपना रियल सेल्फ प्रेजेंट करके एकदम नॉर्मल सिंपलेस्ट वे में आंसर देना है. तो दैट इज द थिंग आई प्रेफर. I think all the questions or doubts regarding the best cadet competition we have covered, and you have described everything very nicely. Now coming to some of the lighter things, like how your day used to be scheduled in the RDC camp, and what all activities you used to do during the camp. So RDC, I would say, I won't call it a normal day. For Best Cadets, it used to be very hectic. आप इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो. देन जाते ही जैसे आपका कल्चरल इवेंट है वो स्टार्ट, कल्चरल एंड रिटन पेपर जाते ही स्टार्ट हो गया था. तो आपको एक बार के लिए सेटल डाउन होने का भी टाइम नहीं मिला था कि हाँ हमारे पास अच्छा खासा टाइम है. आप जाते ही अपने उसी प्रिपरेशन में, हर एक कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाते हो कि आज कल्चरल्स है, कल वो इवेंट है, कल वो इवेंट है. तो यू डोंट गेट मच टाइम. एंड आपका जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है लाइक अराउंड 6:30 वी हैड आवर ब्रेकफास्ट. लाइक 6:30 से आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है. तो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग, and then 6:30 breakfast. Then I was a flag area briefer as well. So for the flag area briefers we had to be present there by 7:30 or 8, and either for any visit, VIP visit, or for FDR, that is full dress rehearsal. एक दिन जैसे रिहर्सल में जाता है, अगले दिन अगर कोई आ रहे होते हैं डिग्नेटरी, देन एक दिन पहले उनकी रिहर्सल होती है. तो वी हैव टू बी प्रेजेंट देयर.
एंड फ्लैग एरिया ब्रीफर्स को हमेशा वहां रहना पड़ता है। उसके अलावा जैसे स्केड्यूल इज दैट मच हेक्टिक कि फ्लैग एरिया ब्रीफिंग का कंपटीशन है, उसी दिन हमारा राजस्थान का बैले भी है, तो बैले का टाइम है वो और फ्लैग एरिया का टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो फर्स्ट आई गॉट रेडी फॉर माय फ्लैग एरिया ब्रीफिंग, प्रॉपर सेरेमोनियल्स में वहां जाके प्रॉपर यूनिफॉर्म एकदम प्रेस्ड एंड अच्छे से यूनिफॉर्म वहां पे जाके खड़े हुए। तो उतने में आता है मैसेज कि फ्लैग एरिया थोड़ा सा डिले हो गया, गो फॉर बैले। तो आई रैन एंड आई चेंज माई ड्रेस टू राजस्थानी पोशाक एंड ऑल द मेकअप एंड ऑल, परफॉर्म माई बैले एंड राइट आफ्टर माई बैले आई वॉज बीइंग टोल्ड कि फ्लैग एरिया हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, just go for that. So I was changing my uniform again, I was running and I was removing my makeup and all at once. So ऐसा यूजुअली वेस्ट कैडेट्स का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो परेड वाले होते हैं उन लोगों को सुबह उनका फिक्स शेड्यूल है, उनको इतने बजे जाना है, उनका ड्रिल वाला कंटिन्यू रहता है। तो बेस्ट कैडेट का थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि बहुत वाइड इवेंट्स है, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। प्लस योर यूनिफॉर्म, यू हैव टू गेट इट डन राइट बिफोर नाइट, कि आपको अपनी यूनिफॉर्म परफेक्ट चाहिए तो अच्छे से साफ सुथरी। प्लस एज अ नेवी कैडेट वाइट uniform, so you have to keep it washed and again ironed again and again. तो वो थोड़ा सा वैसे रहता है, but that's all it. ये हमें time management and बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। Schedule is hectic, that is not a normal day. You mentioned very rightly. I remember those days when we were having camps and they used to be briefing. So naval cadets used to carry a separate hanky for themselves. First they will lay down that hanky and they will sit. I तो used to surprise, like how do you guys manage to keep that uniform all white and shining? It must be taking a lot of labor. On the day of our DST, we also had to be present at the flag area. So we can't even sit because then our trees would be destroyed. So we'll just stand there, we'll wait until and unless our DST get done. So it is all very messy and everything was so tough, but at the end that was worth it. So one question I just keep on pondering in my mind, like एनसीसी को अगर आप देखोगे इट इज बीइंग पोर्ट्रेट एज ओके इट्स अ यूथ ऑर्गेनाइज, बट मेन फ्रंट पे समहाउ आर्मी विंग इज ऑलवेज बीन डिस्प्लेड. If you'll see Rajpath, all the even naval cadets wear the army wing का uniform and all that. So tell us something about, give us overview of naval wing, उसमें क्या होता है and how it is different from the army wing, and tell us something about naval wing. Yes, sir. So वैसे तो as we all know कि ratio बहुत कम है, around 700 units for the army wing and very less for the navy. But if we look closely, there are a wide range of camps for naval cadets especially. जैसे कि we have जैसे कि army wing के लिए TSC है, वैसे हमारे लिए नौसैनिक कैंप है। तो वो तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों जगह है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप, जो कि उसमें हमें बोट पुलिंग एक ऐसा इवेंट है जो स्पेशली फॉर नेवल, इट इज फॉर नेवल कैडेट्स, बोट पुलिंग, शिप मॉडलिंग, एंड देन वी हैव रिगिंग दैट रोप्स एंड रोप वर्क एंड ऑल। तो रोप रिगिंग हो गया, सेमाफोर दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। ये जो एक्टिविटीज है ये एक नॉर्मल आर्मी विंग कैडेट को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती है। For a naval cadet, they have a wide range of different activities. Apart from that, we also have INA attachment camp and ship attachment camp, and one of the most prestigious camp, that is OSD camp, overseas deployment. In that, the cadets get to experience 5 countries or minimum 5 or 3 countries. So it could be considered as an international camp. So OSD camp और ऐसे जो कैंप्स हैं ये थोड़ा नेवी को एक अलग एक साइड देते हैं। फॉर आर्मी विंग कैडेट्स दूसरे कैंप्स है ही है जिसमें हम नेवल कैडेट्स भी पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। बट एज फॉर स्पेशली नेवल विंग कैडेट्स ये जो एक्टिविटीज हैं ये इसे क्वाइट डिफरेंट बनाती है। एंड इवन फॉर practical, I think naval wing's practical is the toughest among all, because for the army wing cadets it is DST, weapon training and all that, but for us it is EP boat, the boat we have to describe the parts of the boat, our sailing boat and rigging, semaphore and anchor work, and then we have even swimming test. So ये सारे जो टेस्ट है आई थिंक कि ज्यादा एक्टिविटीज नेवल कैडेट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। शिप्स के बारे में भी एक्सपोजर मिलता है आपको। सो आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दैट, जो टैबू बना हुआ है आर्मी में, बट वंस you'll experience naval NCC, then you'll get to know okay, it is more fun and it is more adventure and more experience from it. You mentioned very rightly, like even if you'll consider like the moment you pass out your NCC, post that naval and air wing cadets have an edge over army wing, so you guys can even appear for army wing ka NCC direct entry, but army wing cadets cannot appear for air wing ka NCC direct entry.
So in that sense also Navy Wing That's the and one. Air Wing have an edge. So there are some common doubts Yes. which, like when I was in NCC, though I come from very small unit and a very new college, so we were not having experienced seniors and all that guidance force. So like, what is the role of NCC, or rather English speaking during the RDC camp? Is it mandatory, or one it has to be there, or is it mandatory for the best cadet only? So tell us something about that. So I would say it's like that. English speaking is not a compulsory or mandatory thing, but you should know some basics like how to properly communicate with others. As during RDC, many cadets are from different directorates. So for a better communication, English is more preferred. But if as for a best cadet, if you are at least good at communicating, that all matters, because आपको कॉन्फिडेंस टेस्ट किया जाता है. यूजुअली जो इंग्लिश स्पीकिंग कैडेट्स होते हैं उन्हें अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है कि ओके आई एम गुड एट इट, तो वो लोग अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हैं. एंड अनलेस अगर आप इफ यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज, डजंट मैटर कि इंग्लिश इज द कंपल्सरी वन, बट फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन टू अदर कैडेट्स आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उन्हें समझ पाए और वो आपको समझ पाए. ऐसा तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप बोल पा रहे हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो. बाकी ऐसा नहीं है कि यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इट. इतना आना चाहिए कि आप सामने वाले को अपना मैसेज कन्वे कर पाओ. And how it goes about YP selection procedure? It happens during the RDC only. So how they are being conducted? Who all are eligible for that? So tell us something about that. So यूजुअली वाईपी के सिलेक्शन वैसे तो डायरेक्टरेट लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं. आपके बेस्ट कैडेट के जो कॉम्पिटिशन चलते हैं उसके साइड बाय साइड आपका वाईपी का भी, बिकॉज द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम, बस फायरिंग इज नॉट देयर. फायरिंग के अलावा आपका बेस्ट कैडेट और वाईपी का प्रोसीजर सेम है. तो आपके डायरेक्टरेट के पास पर्टिकुलर सीट्स आती है कि वी रिक्वायर्ड these much cadets. Like for Rajasthan it was 6 seats, 5 for army wing and 1 for navy and air combined. तो उसके एडिशन में वो अराउंड 14 सीट्स भेजते हैं, लाइक डबल एंड रिजर्व. तो वहां जाके पर्टिकुलर 14 कैडेट्स आप डायरेक्टरेट से आपका नाम जाते हैं. वो आफ्टर ऑल द कॉम्पिटिशन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, रिटर्न टेस्ट एंड एवरीथिंग. देन वहां जाके फॉर वाईपी कोई कंपलसरी नहीं है कि बेस्ट कैडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वाईपी के लिए आप भले पीएम रैली में हो, गार्ड ऑफ ऑनर में हो, आप किसी में किसी भी इवेंट में रह सकते हो. यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट देयर, और इफ यू डू वेल तो आपका नाम एज आपके डायरेक्टरेट से जा सकता है. एंड डायरेक्टरेट से जाने के बाद दिल्ली में सेम प्रोसीजर, जो बेस्ट कैडेट का इवेंट होता है उसके जैसे का जैसा वाईपी कंडक्ट होता है. आपकी डीएसपी टेस्ट होती है, आपका रिटर्न टेस्ट होता है, एंड देन आपका ग्रुप डिस्कशन. इस बार उन्होंने थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया था. उन्होंने बेस्ट कैडेट का पर्टिकुलरली एंटायरली इंटरव्यू बेसिस पे रखा था, पर्सनैलिटी टेस्ट. एंड फॉर द वाईपी कैडेट्स, बिकॉज वाईपी कैडेट्स का नंबर ज्यादा होता है, तो उन्होंने वाईपी कैडेट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवा दिया था. तो इस तरीके से कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ओआईसी, जो ऑफिसर इंचार्ज है वो किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहता है. तो सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है. आफ्टर दैट यू गेट सेलेक्टेड. आपकी जो भी मेरिट बनती है आपको अनाउंस नहीं करते हैं, बट जो जैसे जैसे डेलीगेशन आते हैं वैसे वैसे आपके डायरेक्टरेट को नाम चले जाते हैं कि ये कैडेट्स हैं, दे रिक्वायर्ड दीज कैडेट्स. ऐसा. And though it's something very common and hilarious kind of questions which even being very commonly asked in media also. Like, is swimming necessary to become a naval wing cadet? So I would say swimming necessary होती नहीं है, but now we even from this year only we have swimming as a part of our मतलब बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी स्विमिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी. सो ऐसा नहीं है कि जब आप इनरोल हो रहे हो तब स्विमिंग आनी चाहिए. यू गेट इनरोल्ड एंड आफ्टर दैट आपको वहां पे कंटिन्यूसली स्टाफ और सब आपको कंटिन्यूसली बोलते हैं कि यू शुड नो स्विमिंग, बिकॉज मेनी ऑफ द कैंप्स, एज आई हैव टोल्ड यू, द सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप एंड ऑल द कैंप्स रिलेटेड टू शिप एंड एवरीथिंग, नौसैनिक कैंप, स्विमिंग मस्ट है. उसके अलावा आप नेवल विंग का जो कोर आप बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाओगे. आपको स्विमिंग आती है तो आप सारे नेवी स्पेसिफिक कैंप आप अटेंड कर सकते हो. उसके अलावा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. लाइक फॉर आरडीसी इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए. तो नेवी स्पेसिफिक कैंप्स के लिए आपको स्विमिंग कंपलसरी होती है वहाँ पे. तो विद टाइम कैडेट्स को सीख लेना चाहिए. एज प्रेफर किया जाता है कि स्विमिंग आनी चाहिए. Like, since you have been preparing for civil services exams, you must be reading about women empowerment and like especially when it comes to the armed forces. Like most recently, women were given permanent commission. Now they have been allowed for NDA. And recently I was reading somewhere that there is another plea before Supreme Court or I think Delhi High Court. So women want their participation in CDS exam as well. So in light of all these events, how you see NCCs coming up to the mark as far as participation of girls cadet comes or women empowerment is concerned? So how you will see that? What's your thoughts?
So NCC has definitely played a great role for that because in the beginning, usually girl cadets don't have much insights about the armed forces. As for me also, I was, as my aim I have told you before, is civil services. I never thought about defense services. But after joining NCC, there's something in me who wanted to even go for SSB or test myself and something like that. NCC में join करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि okay, defense organization is something beyond and even we can contribute to that. तो एनसीसी में आने के बाद कैडेट्स को अच्छे से पता चलता है कि व्हाट डिफेंस इज और वो अपने गोल को उसके लिए ट्रेन करने की ट्राई करते हैं. प्लस जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, गर्ल कैडेट्स को फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है आके बोले. एंड एज वी नो, इंडिया में लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं भेजते हैं. लाइक एज फॉर अस वी आर तो प्रिविलेज, बट मेनी कैडेट्स आर देयर जिनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है. बट जो कैंप्स होते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें उनको भेज दिया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट गिव देम असिस्टेंस. तो वहां पे उन्हें एक्सपोजर मिलता है, वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो दे दैट वे दे ग्रो. इस बार जैसे जो नारी शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट को ही प्रमोट करते हुए हमारा जो कर्तव्य पथ था, दैट वाज एन ऑल गर्ल कंटिजेंट. तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए कि इवन वुमेन कैन लीड, ये तरीका उन्होंने एज ए प्रमोट करने का ढूंढा था. तो आई वुड से कि एनसीसी इज डेफिनेटली डूइंग अ ग्रेट फॉर प्रमोटिंग गर्ल कैडेट एंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. That's really nice, and you mentioned few points very rightly. Like, so even if you see in NCC, there is no such bar even on the selection for the camps or during the registration process. There is no such quota or limitation that only 33% girls can be enrolled, and there is no such thing. And over it, or rather icing on the cake, there are specialized girls battalions where only girls cadets can be enrolled. Yes, sir. So given all these NCCs coming up to the mark for being a very, very good youth organization as well as a military organization. So I'm almost done with my question. This very last thing I generally ask to all the guests, like how NCC has contributed to the ISA before joining NCC and after joining NCC, going for RDC, becoming All India Best Cadet. What all NCC has contributed in your personality? Yes, sir. So I would say NCC has entirely changed my personality. Because before I used to be an introvert. I didn't connected much with everybody, and my social life was very, very small, like very bounded. I didn't went on any outings and all. But after NCC, I made some of the very amazing friends. And apart from the officer interaction and the platforms to come up and speak, apart from that, I made two of the very good friends who helped me to gain confidence, and they always motivated me to then go do this in any NCC activity. They always used to put me forward, then go for it. And that way, all the hesitations went, and then मैं थोड़ा participate करने लगी. Okay, I can do this, and slowly and gradually आप realize करते हो आपका true potential, and NCC आपको platforms provide कराता है. आप वहाँ जाते हो, you present yourself, then you get to know, okay, I am beyond this. It was just my hesitation that was stopping me, and now I am a more confident person. So I would say after NCC, we are having an interactive session, then I'm able to speak this much. Before that, I can't imagine myself speaking this much. That's nice. And I always ask to the juniors specifically that go and participate, utilize this opportunity as much as you can. No other organization, no other club, society or anything gonna give you such big amount of exposure. You are meeting the Prime Minister, you are attending the camps, you are meeting officers. If you you mentioned rightly, like we come from quite good background, we get to interact, but there are people who come purely from the rural background, and this organization takes them to the places where it's like one cannot even imagine. So that's the beauty of this organization, and there are no walls for caste, creed, religion, gender, anything. Everybody is just equal and being treated equally. So that's the beauty of this organization. Recently I learned about that NCC is planning to enroll more and more cadets. So that's a very good thing. At least more cadets can be enrolled and exposure would be bigger. So I'm done with my questions. Anything you would like to say in the end for the aspiring best cadets, or any other thing you would like to say? Yes, sir. In the end, I would like to say it is not the talent that will take you forward. It will be your hard work and definitely the self-preparation. If you want to go for the best cadet event, be disciplined and be honest with yourself and keep working on yourself. As for myself,
it's the same. It was not like that I was talented. I was very good with everything. I worked on myself, and eventually I got better. And then the results were definitely in my favor. Yeah, right. But every talented guy almost have same answer, if I would say. On a very lighter note, everybody's like, but no doubt you mentioned very rightly, like hard work and perseverance takes you leaps forward. So that's all. Thank you so much. Thank you so much for joining us and sharing your valuable insights on this topic. Thank you so much. Thank you so much. Very glad to meet you.